अब वे मेरा पता लगाने अंदर आते ही होंगे। मुझे सतर्क रहना चाहिए। इंस्पेक्टर मनोज का विचार सही था। तो फिर वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। और फिर जैसे ही वे दोनों द्वार खोलकर अंदर दाखिल हुए, आई! फिर इससे पहले कि पहरेदार संभल पाते, अगले ही पल अब मैं एक को अपनी वर्दी पहनाकर लिटा देता हूँ, दूसरे को कोने में डाल देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। थोड़ी ही देर बाद, अब ठीक है, जब तक इन्हें होश नहीं आता किसी को मेरे आसाद होने का पता नहीं चलेगा। और 2 घंटे से पहले वे होश में नहीं आने वाले। तब मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ इंस्पेक्टर मनोज बंदूक थाम एक और चल पड़ा। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर मनोज एक सुरंगनुमा स्थान में खड़ा वहां पड़ी पेटियों में रखे सामान का मुआयना कर रहा था। ओह चरस! फिर अन्य पेटियों में रखे सामान का मुआयना करते हुए इंस्पेक्टर मनोज की परेशानी पर बल पड़ गए। चरस, गांजा और अफीम का व्यापार करने वाला यह गिरोह आज तक पुलिस की नजर से बचा कैसे रहा? इस गिरोह का ललुआ गिरोह द्वारा लूटे गए सोने से क्या संबंध है? क्या ये लोग ललुआ गिरोह के ही आदमी हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जानते नहीं यहाँ बॉस के खास आदमियों के सिवा किसी को आने की इजाजत नहीं है। गलती हो गई, इतना कह मनोज वहां से जाने लगा। लेकिन ठहरो, अब क्या है? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। इंस्पेक्टर मनोज के दिमाग को झटका लगा। ओह, इसे मुझ पर शक हो गया है। अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। अगले ही पल, लो देख लो मेरा चेहरा। इंस्पेक्टर मनोज! इंस्पेक्टर मनोज का चेहरा देखते ही श्यापोस की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं और अभी वह आश्चर्य से उभर भी न पाया था कि अब तुम ये राज किसी पर जाहिर करने के काबिल नहीं रहोगे। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि श्यापोस फर्श पर ढेर हो गया। तब मनोज बेहोश श्यापोस को घसीटते हुए सामने नजर आ रहे द्वार की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह द्वार के अंदर दाखिल हुआ, ओह तो ये है पहाड़ी के प्रेत। ओह तो ये है प्रेतों का रहस्य। रबड़ के पुतलों में गैस भरकर सफेद महीन लबादे पहना दिए गए हैं ताकि रात में इन्हें देखने वालों को इन्हें देखकर प्रेतों का भ्रम हो जाए और वे डरकर भाग जाएं और प्रेतों के डर से पहाड़ी पर आने की कोई जरूरत न करे। इस तरह यह प्रेतों का आतंक फैलाकर यहाँ बड़े आराम से मौत का व्यापार कर रहे हैं। तब मनोज अपना लबादा श्यापोश को पहना और उसका लबादा स्वयं पहन बाहर की ओर चल दिया। लेकिन अब इनका गैर कानूनी धंधा और नहीं चलेगा। वीर बहादुर पुलिस दल के साथ पहुंचने ही वाला होगा। पुलिस दल के पहुंचने से पहले मुझे सोने और इस गिरोह के सरदार का पता लगा लेना चाहिए। तभी सायरन की आवाज से वातावरण गूंज उठा। ओह, यह अलार्म कैसा? कहीं इन बदमाशों को मेरे फरार होने का पता तो नहीं चल गया है? खतरे का आभास होते ही इंस्पेक्टर मनोज अपने छुपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन ठीक उसी समय गिरोह के फोर्स 1 और फोर्स 2 को हिदायत दी जाती है कि वे बॉस के स्वागत के लिए हॉल में पहुंचे। ओह, तो गिरोह का सरदार यहाँ पहुंच गया है। अब तो मेरा काम और आसान हो गया। और लगभग 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर मनोज हॉल में गिरोह के आदमियों के बीच खड़ा अज्ञात बॉस के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पता नहीं ये बॉस का बच्चा कितनी देर में यहाँ पहुंचेगा। थोड़ी ही देर बाद घरघराहट की आवाज के साथ पत्थर का चबूतरा धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। और फिर जब वह चबूतरा वापस ऊपर आया, बॉस को सेवकों का सलाम। हम बॉस का स्वागत करते हैं। मैं अपने साथियों का सलाम और स्वागत कबूल करता हूँ। तत्पश्चात बॉस के आदेश पर राका और संग्राम ने डॉक्टर और राधे को सामने दीवार से लगी खूंटियों से बांध दिया और अगल बगल खड़े हो गए। तब आज की रात हमारे लिए खुशी की सौगात लाई है साथियों। इस संदूक में वह 2 करोड़ का सोना है जो आज से 10 साल पहले लूटा गया था। आज इस सोने की कीमत 8-10 करोड़ से कम नहीं है। इस सोने से हम बड़े पैमाने पर
ब्राउन शुगर खरीदेंगे और दोनों हाथों से दौलत बटोरेंगे। दौलत हमारे कदम चूमेगी और तब यहाँ का कानून तो क्या, यहाँ की सरकार भी हमारी मुट्ठी में होगी। लेकिन अपनी सफलता का जश्न मनाने से पहले हम उस खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। मैं समझ गया बॉस। नंबर 1 शापोश अपनी जगह से आगे बढ़ा और लाइन के अंतिम सिरे में खड़े शापोशों को हुक्म देने लगा, नंबर 9 और नंबर 10 फौरन जाओ और इंस्पेक्टर मनोज को बॉस के सामने पेश करो। यस चीफ। नंबर 9 और नंबर 10 हॉल से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे दोनों बदहवास से हॉल में दाखिल हुए और बोले, गजब हो गया चीफ, इंस्पेक्टर मनोज पहरेदारों को बेहोश कर भाग निकला है। पहरेदारों ने जो बताया उसके अनुसार इंस्पेक्टर को फरार हुए आधे घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है। क्या बकते हो? इंस्पेक्टर मनोज का हमारी कैद से भाग निकलना हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है, अतः हमें फौरन यह जगह खाली कर देनी चाहिए। पुलिस आएगी तो झक मार कर रह जाएगी, लेकिन इन कैदियों का क्या करें बॉस? इन गद्दारों को खत्म कर दो और लाश समुंदर में फेंक दो। बॉस का आदेश सुन डॉक्टर चीख उठा, नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। हम गद्दारों को कभी माफ नहीं करते डॉक्टर। लेकिन मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की, मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दूं डॉक्टर? तूने ही तो पुलिस को डकैती की खबर दी थी। ओह, ये भेद कैसे जानता है? अगर तू पुलिस को खबर ना करता तो पुलिस से हुई मुठभेड़ में मेरे सारे साथी ना मारे जाते। मुझसे भूल हो गई बॉस, मैंने जो किया राधे के कहने पर किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी राधे चकित हुआ, तो तुम सरदार, तुम जिंदा हो? तो तूने मुझे पहचान ही लिया गद्दार। तूने सोना ले उड़ने की अच्छी स्कीम बनाई थी। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। मैं नहीं जानता था कि तू आस्तीन का सांप निकलेगा। मुझे आज भी याद है जब हम सोने से भरा संदूक लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी लूका ने आकर खबर दी थी, सरदार पुलिस आ रही है, जल्दी यहाँ से भाग निकलो। ओह, पुलिस कैसे आ गई? सरदार सोचने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो सारा सोना हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और राका सोना लेकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। सोने की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी और राका की है। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम दोनों खतरा टलते ही सोना लेकर अड्डे पर पहुंच जाना और तुम राका के साथ सोना लेकर दूसरे रास्ते से भाग निकले। मैं अपने साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ भागा। पुलिस ने हमारा पीछा किया और पहाड़ी तक पहुंच गई। तब मजबूरन हमें मुकाबला करना पड़ा। मुकाबले में मेरे आदमी मरने लगे, लूका भी मारा गया। तब मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं लूका को अपने कपड़े और ताबीज पहना दूं और इसका चेहरा बिगाड़ दूं। पुलिस यही समझेगी कि ललुआ भी मुठभेड़ में मारा गया है। इस विचार के आते ही मैंने लूका को अपने कपड़े पहना दिए और एक पत्थर से लूका का चेहरा बिगाड़कर 3-4 गोलियां उसके जिस्म में उतार मैं अपने अड्डे में आ छुपा। पुलिस ने यही समझा कि ललुआ डाकू अपने गिरोह के साथ मारा गया है। मैं भी यही समझा था सरदार। अगर मुझे मालूम होता कि तुम जिंदा हो तो। खामोश कमीने, मैं जानता हूं पुलिस को भेजने की चाल तेरी ही थी। तूने डॉक्टर से मिलकर पहले ही साजिश रच रखी थी। ये झूठ है सरदार। तभी राका ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। मुझे पहचानता है कमीने? राका? हाँ, मैं तेरी गद्दारी का जीता जागता सबूत हूं मैं। लेकिन तू? कहते कहते हैरान राधे के मानस पटल पर वह दृश्य उभर आया जब वह राका और सोने के साथ उस स्थान पर पहुंचा था जहां डॉक्टर एक कार के समीप खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।
ये कौन है? घबराओ नहीं, यह मेरे बचपन का दोस्त डॉक्टर रमाकांत है। मेरे कहने पर इसी ने पुलिस को फोन पर डकैती की खबर दी थी। तुम्हारे कहने पर? हाँ, मैंने सोचा अगर ललुआ गिरोह के साथ मारा गया तो मुझे डकैती के काम से मुक्ति मिल जाएगी और इस लूट के सोने से हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकेंगे। अब यह सोना हम तीनों का है, खतरा टलते ही आपस में बांट लेंगे। नीच कमीने, तू क्या समझता है मैं तेरी साजिश में शामिल हो जाऊंगा? कभी नहीं। मैं जान दे सकता हूं पर सरदार से गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल डॉक्टर, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो, तब तक मैं सोने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर आता हूं। ठीक है। तभी राका ने राधे की यादों को भंग कर दिया। क्या सोच रहा है कमीने? तूने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तेरा ये साथी डॉक्टर मुझे निकट ही एक पुराने कुएं में फेंककर निश्चिंत हो गया था। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। काश मैं लालच में आकर राधे की साजिश में शामिल ना हुआ होता। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वहीं से गुजरते एक साधु दल ने मुझे कुएं से निकाल अस्पताल पहुंचा दिया और ठीक होने के बाद मैंने अड्डे पर पहुंच सरदार को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद हमने तेरी तलाश शुरू की, पर तेरी किस्मत अच्छी थी, तो जेल में था। हम चाहते तो 10 साल पहले ही इस डॉक्टर का काम तमाम कर देते, पर डॉक्टर की मौत से हमारा मकसद हल नहीं होता था। हम तेरे जेल से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इस दौरान हमने अपना दल फिर से गठित किया और चरस, गांजा और हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया। चट्टानों में स्पीकर फिट करके और रबर के गुब्बारों के पुतलों की मदद से हमने इस पहाड़ी पर प्रेतों का आतंक फैलाकर अपने अड्डे को सुरक्षित कर लिया। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बॉस, अब देर करना ठीक नहीं। हमें जल्द से जल्द यह जगह छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास वक्त होता तो हम तुम जैसे गद्दारों को ऐसी मौत मारते कि तुम्हारी रूहें कांप जाती। पर लेकिन बॉस की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी नंबर 10 गजब की फुर्ती दिखाते हुए बॉस के निकट पहुंचा और बोला, पर अब तुम्हारी ये हसरत भी पूरी नहीं होगी डाकू ललुआ। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आदमियों से भी कहो कि वे अपने हथियार फेंक दें, वरना मेरी बंदूक की गोली तुम्हारे भेजे का ऑपरेशन कर देगी। क्या मतलब? तुम्हारी ये जुर्रत? तब नंबर 10 ने अपना नकाब उलट दिया। मेरी जुर्रत का तुम्हें अंदाजा ही कहाँ है ललुआ। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। इंस्पेक्टर मनोज, साथियों, हथियार फेंक दो। बॉस का आदेश मिलते ही सभी ने हथियार फेंक दिए। ठीक तभी, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना भून के रख दूंगा। तुम आ गए हवलदार। मैं तो समझा था तुम घर जाकर आराम की नींद ले रहे होंगे। जब आपका जीवन संकट में हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है सर? गुड। कानून के एक रक्षक के लिए हमेशा आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की आंखें हमेशा बंद रहती हैं। एम आई राइट सर? कभी कभी तुम वाकई पते की बात कह जाते हो हवलदार वीर बहादुर। शट अप। यस सर। अगले ही पल वह पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व करने में व्यस्त हो गया। जल्द ही डाकू ललुआ और उसके पूरे गिरोह को बिना किसी परेशानी के पुलिस दल ने हिरासत में ले लिया। यही नहीं, अर्जुन सिंह जब वहां पहुंचा तो वह भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दूसरे दिन के अखबारों में डाकू ललुआ और उसके गिरोह की गिरफ्तारी के साथ साथ चीखती चट्टानों के रहस्य और खतरनाक स्मगलिंग गैंग के सफाए का विवरण छपा, तो हर एक की जुबान पर इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर की चर्चा आम हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।